इसकी वाइफ का नाम बताओ मुझे, नाम याद है? कल मैंने बोला था शाह तुर्कान, शाह तुर्कान डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, याद आई बात? ठीक है ना? ऑल राइट। इनके 4 बच्चे थे नसरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया और मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना? ये 4 बच्चे हैं इसके। इनमें से जो डिजर्विंग है, अब जो 4 में से 3 बेटे हैं, 4 में से देखा जाए तो मात्र 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, ठीक है ना? तो जो सुल्तान के बाद जो सुल्तान बनने के लिए डिजर्व करेगा, वो कहीं ना कहीं बेटे को ही मान के चलेंगे। अब हुआ क्या कि इन चारों में से ओनली नसरुद्दीन महमूद वॉज द डिजर्विंग। डिजर्विंग बोले तो योग्य, एकमात्र जो इसका योग्य पुत्र था वो कौन था? नसरुद्दीन महमूद, ठीक है? ओके। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसको उसने भेजा था बंगाल। इसको कहां भेजा था? बंगाल। बंगाल का क्या बना के? सूबेदार। सूबेदार क्यों बना के भेजा था? वहां पे ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि वहां पे बख्तियार खिलजी की डेथ हो गई थी। क्लियर है मेरी बात? बख्तियार खिलजी की डेथ हो गई थी, तब किसको भेजना पड़ा? रुकनुद्दीन को भेजना पड़ा। ये 2 पॉइंट क्लियर हैं? ओके। तीसरी बेटी और बहराम शाह, इन दो के बीच में अब कंपटीशन है कि इनमें सुल्तान कौन बनेगा, है ना? अब होता क्या है, इल्तुतमिश का जब मैंने एरा लिखाया था तो 1211 से 1236 लिखाया था, ठीक है ना? तकरीबन 1232-33 के आसपास हिंदुस्तान पर मंगोल अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? अब ये जो मंगोल अटैक हो रहे थे, ये हो रहे थे किसके टाइम पे? कौन सा मंगल था? वो था गैनिस खां। गैनिस खां मतलब, गैनिस खां को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? चंगेज खां। ये चंगेज खां था, खान नहीं था। मतलब चंगेज वॉज नॉट द मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं थे, ठीक है? ये एक तंत्रिज्म को फॉलो करने वाला ग्रुप था, तंत्रिज्म विद्या को, है ना? ये मुस्लिम इस्लामिक दृष्टिकोण से आप इसको नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना? तो हुआ क्या 1232-33 के आसपास जो मंगोल थे, वो मंगोल से उतर के नीचे अरब और इंडिया की तरफ आने लगे थे, ठीक है? बहुत ग्रुप जो था वो बड़ा होता जा रहा था, ठीक है? और जो नसरुद्दीन महमूद था, इसको गवर्नर बना रखा था उसने सिंध का। किसका गवर्नर बना रखा था? सिंध का गवर्नर। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। अच्छा, सिंध मतलब आपका ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान वाला एरिया आ जाएगा, कुछ एरिया आपका अफगानिस्तान वाला आ जाएगा, यानी कि जो गजनी से लेके पाकिस्तान वाला जो हिस्सा था, वहां का मालिक कौन बना रखा था? बेटा। और जब भी कोई अटैक करेगा, चाहे वो मंगोल हो, चाहे अरब टर्की हो, कोई भी हो, तो पहला अटैक तो सिंध पे ही होगा, ठीक है? और इसी अटैक में, चंगेज खान वाले अटैक में ही नसरुद्दीन जो था, इसकी हत्या कर दी जाती है। क्लियर है? यानी कि चंगेज खान ने 1232-33 के आसपास अटैक किया था इंडिया के ऊपर, ठीक है? और उस अटैक के अंदर इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन महमूद शाह जो था, उसकी मृत्यु हो जाती है। जो इकलौता डिजर्विंग बेटा था इल्तुतमिश का, अमोंग ऑल हिज किड्स, सभी बच्चों में अकेला डिजर्विंग था, ठीक है ना? तो 1232-33 के आसपास इसकी डेथ हो गई। अब इसकी डेथ के बाद जो इल्तुतमिश था, अब उसको ये बात समझ में नहीं आती, अब इस बच्चे की डेथ हो गई, ऑलमोस्ट वो वहीं से बीमार हो गए, बीमार होना स्टार्ट हो जाता है और कभी रिकवरी नहीं कर पाता है इल्तुतमिश, ठीक है ना? अब वो सोचता है किसको बनाया जाए। रुकनुद्दीन के पास मैसेज भेजा जाता है, भाई तू आजा दिल्ली, तेरे को बादशाह बनाएंगे। लेकिन रुकनुद्दीन एक बात समझता है कि बाप तो बीमार है, मैं बन तो जाऊंगा, लेकिन दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम बहुत है। एक तो इंटरनल प्रॉब्लम बहुत है, इंटरनल यानी कि सारे के सारे टर्की जो है वो कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं सुल्तान को मारने के लिए या सुल्तान को हटाने के लिए, ठीक है? इससे तो चलो जैसे तैसे पार पड़ जाएगी, लेकिन मंगोलों से तो पार कभी नहीं पड़ेगी। अब मंगोल जो इतना अटैक कर रहे हैं, इनसे कैसे जीतेंगे? पॉसिबल नहीं था, है ना? तो ये जो बंदा है, ये वहां से आने से मना कर देता है। रुकनुद्दीन जो है वो बंगाल से आता ही नहीं है, साफ मना कर देता है कि मैं तो यहीं ठीक हूँ जी, आप देख लो उनमें से किसको बनाना है, ठीक है? अब यहाँ पे बचते हैं 2, बहराम शाह और रजिया। रजिया जो थी वो पापा की परी थी, ठीक है? और बहराम शाह जो था वो मम्मी का मगरमच्छ था, कुछ ऐसे इनके रिलेशन थे। तो जो रजिया थी वो डिजर्विंग भी थी, अब अपने पापा इल्तुतमिश को बहुत ज्यादा पसंद भी थी, उसको शासक बनने के उसके अंदर सारे गुण थे, बस एक ही चीज की कमी थी उसके पास, कि रजिया जो थी वो मेल नहीं थी, वो फीमेल थी। ये रजिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना? बाकी रजिया के पास वो सभी गुण थे जो एक सुल्तान के पास होने चाहिए। खैर
अब ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है कि इनमें से किसको बनाया जाए। तो शाह तुर्कान जो है वो फोर्स करती है इल्तुतमिश को कैसे भी करके कि बहराम शाह मेरा बेटा है, इसी को बनाना चाहिए, रजिया को नहीं बनाना चाहिए, और बेटे के बाप के बाद बेटे का ही हक होता है, ठीक है ना। लेकिन इल्तुतमिश इस बात को समझ रहा था कि जो अभी समाज की स्थिति है, अगर हम लोगों को कंटिन्यू रूल करना है, ठीक है ना, हम लोगों को यानी कि इस्लाम को, तो उसके लिए रजिया का सुल्तान बनना जरूरी है। क्लियर है। तो इल्तुतमिश अपनी टीम की मीटिंग बुलाता है। टीम के अंदर कौन थे? टीम के अंदर कौन थे बताइए? टीम का नाम क्या था? तुर्कने चहलगिनी, ठीक है। यानी कि 40 सरदारों की जो टीम थी उनको मीटिंग में बुलाता है। अब ये जो 40 सरदार की जो टीम थी, ये इस बात पे सोचने विचारने में लग जाते हैं कि इसके बाद किसको सुल्तान बनाया जाए, रजिया को बनाया जाए या बहराम शाह को बनाया जाए, ठीक है ना। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आई है तो आपको एक बात यहीं से क्लिक हो जानी चाहिए कि जब आराम शाह को सुल्तान बनाया गया था तब क्या आराम शाह डिजर्विंग था? क्लियर है अमित? डिजर्विंग नहीं था, है ना। और अमित अगर वो डिजर्विंग नहीं था, बावजूद इसके उसको जो आमिर और उलेमा का एक ग्रुप था, उन लोगों ने उसको फिर भी सुल्तान बनाने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे सुल्तान पपेट बन जाए। पपेट बन जाए यानी कि एक ऐसा सुल्तान बन जाए जो नाम का सुल्तान हो, चले हमारी। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे जो चालीसा का जो ग्रुप था वो दो आइडियोलॉजी में बट गया। एक ग्रुप कहता है कि रजिया को सुल्तान बना दिया जाए, महिला है यार, कुछ नहीं आता होगा उसको, क्या ही कर पाएगी, जैसे जैसे हम लोग कहेंगे वैसे वैसे करेगी, है ना। तो महिला को बना दो, हम जब चाहेंगे तब चेंज कर देंगे। मतलब ऑनेस्टली देखा जाए तो वो इसलिए नहीं बनाना चाहते कि रजिया जो थी वो डिजर्विंग थी या बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी या बिल्कुल योग्य थी। वो इसलिए बनाना चाहते थे कि रजिया जो है वो कुछ कर नहीं पाएगी, फीमेल है, और फीमेल को उन्होंने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, है ना। इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि रजिया जो है वो सुल्तान बनाई जाए। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है। एक जो ग्रुप है वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स, बड़ा रूढ़िवादी ग्रुप है। वो कहता है कि नहीं, हम लोग किसी भी सूरत में हमारे ऊपर महिला को शासन नहीं करने देंगे। दूसरे ग्रुप का कंसेप्ट क्या है? ऑर्थोडॉक्स, कि महिला हमारे ऊपर शासन नहीं करेगी। एक ग्रुप कह रहा है शासन कोई करेगी, नाम की सिर्फ महिला बैठाएंगे, बाकी सारा काम हम लोग करेंगे। दूसरा ग्रुप कहता है नहीं नहीं, हमें नाम पे भी महिला को नहीं बिठाना। ठीक है, ये सब कशमकश चल रही थी। ठीक है, इल्तुतमिश अभी जिंदा था, बीमार था बहुत ज्यादा, उनका ये डिस्कशन चल रहा था। अब उस डिस्कशन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया, तो भी इल्तुतमिश ने क्या बोला कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को ही सुल्तान बनाया जाए। क्योंकि इतिहास जब उठा के देखा इस्लाम का, तो उसके अंदर पहले भी अरब देशों में ऐसी बहुत सी महिलाएं थी जिन्होंने डिजर्विंग होने की वजह से शासन किया था। क्लियर है? तो उन्होंने फैसला लिया कि इसके मरने के बाद रजिया को सुल्तान बनाया जाएगा, और हुआ भी वही। ठीक है ना। 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हुई, और इसकी डेथ के बाद रजिया को अगला सुल्तान बनाया जाएगा। सुल्तान धारी टॉम, हिंदी में बोले तो सुल्तान धारी मकबरा इन द मेमोरी ऑफ हिज सन नसीरुद्दीन महमूद। जो उसका बेटा मर जाता नसीरुद्दीन महमूद, उसके बाद इल्तुतमिश अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद भारत में पहला सुल्तान धारी मकबरा बनवाता है। ठीक है ना। सुल्तान धारी मकबरा ये इंपोर्टेंट इसलिए था, इट इज द फर्स्ट टॉम ऑफ इंडिया। अभी तक टॉम की बात नहीं, अभी तक मॉस्क की बात हुई, स्ट्रक्चर की बात हुई, है ना। मस्जिद बनी है, ढांचे बने, मकबरा नहीं बना है। मकबरा बनाया था किसी भी प्रिय की या किसी बड़े व्यक्ति की जब कोई डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उसकी याद में मकबरे बनाए जाते हैं, है ना। जैसे आगरा जाओगे तो अकबर का मकबरा है, जो मुमताज के लिए बना रखा है वो मुमताज। अच्छा, ताजमहल की कहानी अपनी अलग है। ताजमहल की कहानी जितने मुंह उतनी कहानियां हैं, है ना। आप में से कभी कुछ बच्चे होंगे जो ताजमहल वगैरह जरूर देखने गए होंगे, है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन हो, तो आप जब तक मैसेज करोगे जब तक क्लास 15 मिनट आगे जा चुकी होगी, तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ कौन कौन हो। हाँ, जो जो बच्चे ताजमहल देख के आए वो एक बार इस पे कमेंट कर देना देख के आ रखे हैं, फिर मैं आपको कहानी बताता हूँ। ताजमहल की ना अपनी अलग कहानियां चल रही हैं। आप वहां पे कभी भी जाओ ताजमहल देखने के लिए, तो वहां पे जितने भी गाइड हैं, जो ताजमहल के जो ऑफिशियली जो वहां पे गाइड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें ना मैक्सिमम मेरे ख्याल से 90 या 95% जो है वो मुस्लिम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, है ना। और वहां के लोकलाइट्स हैं सारे आगरा के, और उसी इवन ताजमहल के आसपास रहने वाले मैक्सिमम लोग हैं जो वहां पे एज अ गाइड काम कर रहे हैं। अब होता क्या, जब आप उनसे उनको जब आप हायर करते हो ताजमहल की स्टोरी बताने के लिए, तो बड़े अजीब और गरीब तरीके से वो लोग ताजमहल की हिस्ट्री को सामने लेके आते हैं, है ना। अब हम सबको पता है कि मुमताज की याद में ताजमहल बनाया गया। क्लियर है ये वाली बात?
सब ये जानते हैं कितना खर्चा हुआ, कितना समय लगा, मजदूरों के हाथ काट दिए, सब एविडेंस के साथ इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन वहां के जो गाइड है ना, वो एक अलग कहानी लेके बैठे हुए हैं। वो कह रहे थे उस दिन, मैं ऐसी टाइम पास करने के लिए कुछ गाइड्स के साथ वहां पे बैठा हुआ था ताजमहल में, अभी रिसेंटली, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद साल भर पुरानी बात होगी, साल साल भी मेरे ख्याल से पूरा नहीं हुआ। तो वहां पे गाइड की कहानी ये थी कि जब मुमताज मरी तो शाहजहां ने मुमताज की बॉडी को यहां रखा, यानी ताजमहल के पास एक, इवन ताजमहल के जो कंपाउंड है उसके अंदर एक चबूतरा सा बना हुआ है, जहां पे पानी वानी पीने के लिए, पार्क में एक पानी के लिए एक वो बना रखा है ना ताजमहल में, तो वहां पे एक चबूतरा बना रखा है। तो गाइड का कहना था कि इस चबूतरे पे मुमताज की बॉडी को रखा गया था। आई सेड ओके। कहने लगा जब तक ये ताजमहल का काम चलता रहा तब तक उसने मुमताज को यहीं रखा था। कोई सेंस है इस बात का, कोई लॉजिक है इस बात के अंदर? ताजमहल कितने टाइम में बनकर तैयार हुआ? ऑलमोस्ट 20 एक साल के आसपास, ठीक है। इतने लंबे समय तक, 10-20 साल जो भी समय लगा ताजमहल को तैयार होने में, इतने लंबे समय तक एक डेड बॉडी को एक चबूतरे पर लेके बैठना, वो भी बिना किसी साइंस की हेल्प के, है ना, पॉसिबल है? दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है ना। उसके बाद एक नई चीज लेकर आता कि जब ये ताजमहल बन गया उसके बाद मुमताज को वहां पे लेके गए थे जहां पे दफनाया गया है। तो वो 20 एक साल जो भी समय लगा, वो 20 एक साल ताजमहल का इसी एरिया के अंदर उन्होंने मुमताज को रखा था, है ना। आउट ऑफ सेंस बात कर दी, चलो कोई बात नहीं, सुन ली। अब एक और नई बात बताते हैं कि ये जो मजदूरों के जो हाथ वाली जो कहानी है ना, वो कहते नहीं ये गलत है, हाथ नहीं काटे गए थे। हमने पूछा तो क्या किया गया था? कहने लगा सर ये जो मजदूर थे इनको इतना पैसा दिया गया, इतना सोना चांदी इनको दिया गया कि इनको जीवन में कभी भी काम करने की जरूरत ना पड़े, इतने पैसे इनके घर में पहुंचा दिए गए, ठीक है ना। जबकि जब आप इतिहास पढ़ोगे तो सच्चाई ये थी कि ताजमहल बनने के बाद सबको पता है हाथ काटे गए थे, ठीक है ना। और पैसे की इतनी कमी थी उस टाइम पे शाहजहां के पास, पैसा इतना, मतलब इतना बेचारा था वो पैसे के मामले में, कि वो ताजमहल के जस्ट पीछे, जो बच्चे देख चुके हैं ताजमहल उनको अच्छे से पता होगा कि ताजमहल के जस्ट पीछे एक और ब्लैक कलर का ताजमहल बनाना चाहता था, एज अ शेडो ऑफ दैट ताजमहल, कि इस ताजमहल की परछाई के रूप में वो ताजमहल रहेगा यमुना के उस पार और यमुना के इस पार, ठीक है ना। लेकिन पैसों की इतनी भारी किल्लत थी कि उसके बच्चे भी उसको पसंद नहीं कर रहे थे, खासकर औरंगजेब, ठीक है। उसकी सोसाइटी के जो बाकी के जो अधिकारी लोग थे वो भी उसको पसंद नहीं कर रहे थे, और पैसा इतना था भी नहीं कि वो पत्थर इकट्ठा खरीद के वहां पे लगवा भी सकता था, ठीक है ना। ये उस टाइम पे कहानी थी। लेकिन वहां पे जब आप गाइड से आके सुनोगे ना, एक अलग स्टोरी चल रही है, बड़ा मजा आता है उनकी कहानियां सुनने में। वो किसी भी तरीके से शाहजहां को ये नहीं दिखाना चाहते कि ये क्रूर था, गंदा था या अच्छा था, है ना। ये सारी की सारी चीजें, ये बात समझ में नहीं आती कि वाई ताजमहल इज कंसिडर एज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अजूबों में ताजमहल अजूबा क्यों है? उसमें ऐसा क्या है कि वो अजूबा है? मेरे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि ताजमहल अजूबा है क्यों, आखिर क्या है उसके अंदर? एक स्ट्रक्चर है, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर आपको अजूबा ही देखना है, मतलब अगर पैसा हो किसी के पास, तो ताजमहल जैसी बिल्डिंग फिर से खड़ी हो जाएगी, आज भी हो सकती है ना। किसी के पास एरिया है, पैसा है, उठा के ताजमहल बना देगा। और अजूबा होता तो औरंगजेब वहां पे औरंगाबाद में एक और डुप्लीकेट ताजमहल क्यों बना देता? अजूबा का मतलब क्या होता है कि वो चीज दोबारा बन ही नहीं सकती, ना भूतो ना भविष्य थी, ना पहले कभी था ना आगे कभी होगा, वो अजूबा है ना। और शाहजहां के बेटे ने ही उसको गलत दिखाते हुए उसने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था, है ना, औरंगजेब ने। क्लियर है यहां तक की बात? तो इसका मतलब वो अजूबा वाली तो कोई बात रही नहीं। और बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद वाला, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ ट्रू कॉपी ऑफ ताजमहल, या मिनी ताजमहल इसको बोला जाता है। अब अगर अजूबा की बात करें तो आप साउथ इंडिया में जाके देखो, कैलाश टेम्पल देख लो, है ना, इवन किसी भी टेम्पल को जाके देख लो, पहाड़ी को काट के मंदिरों की शेप दी गई है। दोबारा कोई बना के दिखा दे, आज आज तो टेक्नोलॉजी है, आज तो सब कुछ है, दोबारा कोई ऐसा अजूबा बना के दिखा दे, आज की डेट में भी ओपन चैलेंज, नहीं बना सकते कोई, है ना। 7-7 पीढ़ी लगी है, 7 पीढ़ियों ने एक पहाड़ को काटा। एक पीढ़ी की अगर एवरेज एज आप काम करने की मान लो कि 40 साल इस व्यक्ति ने काम किया होगा, है ना। एक एवरेज एज मान लो, उस टाइम पे 50-70 साल की एवरेज एज थी। 10-15 साल बच्चा क्या ही काम करेगा, और बुढ़ापे में हम लोग मान लेते हैं आखिरी के 5-10 साल बीमार होगा, काम नहीं किया होगा। एवरेज है कि 40 साल व्यक्ति ने उस मंदिर के लिए काम किया होगा। तो 7 पीढ़ियों ने मिलकर वो मंदिर बनाया। ऐसे बहुत से मंदिर है, और वो कोई मंदिर या कुछ भी, कोई जब कंस्ट्रक्शन होता है तो नींव खोद के, है ना, उसके बाद फिर ईंटों की चुनाई करते करते चीजों को बनाया जाता है। लेकिन वो मंदिर वहां ऐसे नहीं बने,
है ना, वो द्रविडियन इंस्क्रिप्ट से बने हुए हैं। वो पहाड़ों को काटते 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 नीचे लेके आए हैं। और सोचो उस टाइम पे जो भी वहां के आर्किटेक्ट रहे होंगे, जो भी उसके इंजीनियर रहे होंगे, जो भी उसकी लेबर रही होगी, क्या ही क्लासिकल काम किया कि वो उन्होंने एक पहाड़ को काट के एक मंदिर की शेप दे दी। और ना ही ये काम कोई पहले कर सका। और 2024 चल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, अभी भी अगर बना के दिखाएं, 7 पीढ़ी का मतलब 40 साल का एवरेज कितना हो गया, 280 साल, 250-300 साल के आसपास एवरेज में वो मंदिर बनाए, इसको कहते हैं अजूबा। ताजमहल काहे का अजूबा, 20 साल में मिला के पैसे थे, उठा के खड़ा कर दिया पत्थर लगा के, काहे का अजूबा, है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, देश की दुर्गति करने वाले देश के इतिहासकार थे ये। अगर ताजमहल की जगह पे साउथ इंडिया के उन मंदिरों को प्रमोट किया होता, तो हिंदुस्तान का जो आर्ट एंड कल्चर था वो दुनिया के अंदर जाना जाता। अब वो दिखा रहे हैं कि मोहब्बत में बनाया गया, काहे की मोहब्बत, 11वीं बीवी के लिए ऐसी कोई मोहब्बत होती है? पर वो सही बात है, ग्रेट दिखाने के लिए बनाया जा रहा है कि भैया शाहजहां जो था वो ग्रेट था। ये तो होगी दो चीजें जो आपको इसकी याद रखनी है। एक चीज और आ जाओ आप, तीसरी चीज और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली हो गई टॉम, दूसरी होगी जामा। हाँ, जामा मस्जिद वाली मैं बात बता रहा था। जामा मस्जिद पर तो बच्चे क्वेश्चन कर देंगे कि सर जामा मस्जिद ये कहाँ से बना सकता है, जामा मस्जिद तो इसकी बनाई नहीं थी, है ना, वो तो मुगलों के टाइम पे बनी है। तो मैं आपको बता दूं, जामा मस्जिद एक सबसे पहली इंडिया में जो जामा मस्जिद बनाई गई थी वो बदायूं में बनाई गई थी, यूपी वाला बदायूं, ठीक है ना। पहली जामा मस्जिद यहाँ बनी थी। और यूपी वाली जो बदायूं की जो जामा मस्जिद बनाई थी वो किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने बनाई थी। इसको नोट डाल के लिख देना। ये आप आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा तो उसमें आपने ये चीजें जरूर पढ़ी होंगी या पढ़ोगे, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा या नहीं ध्यान दिया तो ये यहाँ पे आप साथ साथ लिख लीजिए कि जामा मस्जिद बदायूं यूपी वाली कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश दिया। ओके, एक चीज और इसने बनाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इसी के टाइम पे तो कंप्लीट हुई है। अब ढांचा तो बन गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुतुब मीनार के ऊपर अगर नाम आएगा तो वो नाम किसका आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का आता है ना। तो इसने क्या किया था कि बना, बेशक इसके टाइम पे था, फंड्स वगैरह बेशक सब इसी की तरफ से गए थे, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, जो कुतुब मीनार, यदि आप कभी जाओगे देखोगे कुतुब मीनार को, ठीक है ना, तो कुतुब मीनार के चारों तरफ पहले एक टाइम पे चारों तरफ का जो पार्ट था ना, ये वाला जो हिस्सा था, ये मदर से बनाए गए थे। ये मदरसा था एक बहुत बड़ा, ठीक है ना। ये मदरसा बनाने के बाद का जो काम जो किया था वो किसने किया था, इल्तुतमिश ने। और उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ स्विमिंग पूल बनाया था इसने, जलाशय उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जलाशय, ठीक है ना। तो ये जो मदरसे थे या जो जलाशय था इसका नाम था हौज ए शमशी। पांचवा इसका कंस्ट्रक्शन, पांचवा कंस्ट्रक्शन क्या था इसका, गंधक की बावली। गंधक की बावली कहां पर है, दिल्ली में। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये इसके टोटल आपको याद रखने हैं जो इसके कंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है ना। क्या क्या कंस्ट्रक्शन में डाल सकते हो आप लोग, फादर ऑफ टॉम, दूसरा कुतुब मीनार कंप्लीट हुआ, तीसरा जलाशय या मदरसे, ठीक है, चौथा जामा मस्जिद, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। और एक चीज और डाल दी आपने जामा मस्जिद के बाद, गंधक की बावली, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट एक साथ लिख दिए, वहां पे पहले दोनों में अलग अलग लिख रखे थे, ठीक है ना। तो ये 5 से 6 चीजें हैं टोटल जो इसकी बनाई हुई है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इन 5 6 चीजों पे है, ठीक है। तो इस नाम पे आपको इल्तुतमिश याद रखना है। तो मोटा मोटा इल्तुतमिश किस नाम पे याद रखोगे आप लोग, एक तो तुर्कने चहलगनी, एक इक्ता सिस्टम,
ठीक है, एक बेटी के साथ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगाव, ठीक है। उसके बाद ये इसके कंस्ट्रक्शन काम, बाकी सारी कहानी फालतू की, उनको पानी में डालो, ठीक है। रजिया सुल्तान 1236 से 1239, ये इसका एरा था रजिया का। सारी की सारी कहानी बिगड़ी जब रजिया सुल्तान बनी, तो इसने एक पॉलिसी अपनाई जिसको आप लोग बोलते हो कुबा कुले। रजिया ने क्या किया कि जैसे ही सुल्तान बनती है, शी अडॉप्टेड अ पॉलिसी विच इज नोन एज कुबा कुले, ठीक है ना। पॉलिसी वाज नथिंग स्पेशल, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको आप जानोगे तो एक बार में समझ जाओगे। कुबा कुले का मतलब होता है इफ यू आर अ सुल्तान और द लीडर यू विल एक्ट एंड बिहेव एज अ सुल्तान और लीडर। यदि आप सुल्तान हो या किसी भी जगह के लीडर हो, देन आप उसी की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे रजिया क्या करती है, जब इसको सुल्तान बना दिया जाता है तो रजिया बिहेव एज अ सुल्तान। वो ये नहीं देखती कि मैं फीमेल और नॉट, ठीक है ना, कि मैं महिला हूं, मुझे महिलाओं का जो आचरण है वो फॉलो करना चाहती, कहते नहीं, जब तक मैं बाहर गद्दी पे हूं, जब तक मैं सुल्तान हूं, तब तक मैं एज अ सुल्तान ही काम करूंगी। क्लियर है? तो रजिया जब सुल्तान बनती है तो कुबा कुले की नीति को अपनाती है, जिसके अकॉर्डिंगली वो सुल्तान का ड्रेसअप, जो सुल्तान कपड़े पहना करता था, वो ड्रेसअप पहन के वो राजसभा के अंदर आ रही है, ठीक है ना। सर पे पल्ला नहीं, बुरखा वाला सिस्टम नहीं। क्लियर है? और ये जो लोगों ने जब अपॉइंट किया था, इनको लगा था कि ये हमारी बात मानेगी, लेकिन उसने पहली बात नहीं मानी। वो चाहते थे कि भाई पर्दे के पीछे बैठे, हम तो ऐसे डिस्कस कर लेंगे, जो भी होगा तो बता देंगे, तो उस पर अपनी मोहर लगा लियो। लेकिन रजिया बोलती है ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि रजिया सिर्फ रजिया नहीं है, रजिया का नाम है रजिया सुल्ताना, और सुल्तान जो है वो अपने अकॉर्डिंगली काम करेगी। तो रजिया सबसे पहले काम क्या करती है, कुबा कुले की नीति को अपना लेती है। कुबा कुले का मतलब होता है कि बिहेव एज अ सुल्तान, सुल्तान है तो सुल्तान की तरह वो काम करेगी। क्लियर है? इसके बाद वो दूसरा काम क्या करती है कुबा कुले के बाद, कुबा कुले के अंदर ड्रेसअप एंड ऑल आ गया। इसमें दूसरा काम क्या करती है कि शाम के टाइम पे डेली निकलती है, घोड़े पे बैठती है और नगर का एक राउंड लेके आती है, लोगों से डायरेक्ट संवाद कर रही है, बिना किसी पर्दा सिस्टम के, कि किसकी क्या समस्या है, उस पर ऑर्डर जारी कर रही है कि इसको समस्या ऐसे खत्म करो, इसको ये करो। पब्लिक के साथ उसका कनेक्शन बढ़ रहा है। अब ये दल चालीसा वाले जो लोग बैठे हुए थे, कह रहे हैं यार ये तो उल्टी कहानी हमारे ऊपर पड़ेगी, ठीक है। अगला स्टेप क्या लेती है कि जब अपॉइंटमेंट करनी होती है तो वो दल चालीसा के लोगों के साथ पूछना ही बंद कर देती है किसको कहां पे गवर्नर बनाऊं या किसको कौन सा पद दूं। वो सबकी अपॉइंटमेंट भी अपने अकॉर्डिंगली कर रही है कि किसको कौन सा पद मिलेगा, कौन कहां गवर्नर बनेगा, किसको क्या क्या चीजें दी जाएंगी, है ना। तो जितने भी दल चालीसा के या तुर्कने चहलगनी के लोग थे, वो सारे एक साथ एक स्वर में बोलते हैं गजब बेइज्जती है यार। उनको अपनी बेइज्जती लगती है यार, इतनी बेइज्जती कौन करता है यार, रजिया सुनी नहीं रही है। और इतिहास में आपको हमेशा बताता हूं, इतिहास अपने आप को दोहराता है, इस बात को मैं पहले दिन से आपको समझा रहा हूं। हिस्ट्री इज अ थिंग विच रिपीट इटसेल्फ ऑलवेज, वो हमेशा अपने आप को दोहराएगा। ये जो कहानी रजिया के साथ हुई है ना, यही कहानी कुछ कुछ इंदिरा गांधी के साथ हुई थी, जब इंदिरा गांधी को पहली बार देश में पीएम बनाया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। 1966 1966 में जब इंदिरा जी को पीएम बनाया गया था, तो हुआ क्या था कि इंदिरा उस समय पे जब इंदिरा जी पीएम बनी इन द ईयर ऑफ 1966, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई 1966 में ताशकंद समझौता में, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी को देश का पहली बार पीएम बनाया गया। यानी कि अगर देखा जाए तो एक ही फीमेल सुल्तान रही है अभी तक, और एक ही फीमेल इंडिया के अंदर अभी तक पीएम रही है ना। दोनों में थोड़ा बहुत फर्क था कि इंदिरा गांधी जो थी वो इतिहास पढ़ के आई थी। द वन हु नो द हिस्ट्री कैन कंट्रोल द फ्यूचर, जिसको इतिहास का ज्ञान होगा वो भविष्य कंट्रोल कर सकता है, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे इंदिरा जी को जो पीएम बनाने का काम जो किया था, वो किया था कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी को उस टाइम पे लीड किया करते थे के कामराज। के कामराज उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है। और इनका जो ग्रुप था, उस ग्रुप ने इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया, ये सोच के कि ये पीएम सिर्फ नाम की रहेगी, काम तो सारा हम करेंगे, सारा का सारा हमारे पास रहेगा, हमारे अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट रहेगी, हमारे अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें रहेंगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जो थी वो पढ़ी लिखी लीडर थी। इंदिरा गांधी पहले ही रजिया वाली हिस्ट्री पढ़ के आई हुई थी कि इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है ना। यही कारण था कि अगला जब इलेक्शन हुआ तकरीबन 1969 70 वाला, उस इलेक्शन तक आते आते कांग्रेस पार्टी, जब इन्होंने इस ग्रुप की बात मानना ही छोड़ दी, तो कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बट गई थी। पता होना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था कांग्रेस पार्टी दो ग्रुप में थी। एक ग्रुप तो था कांग्रेस ओ, यानी कि ओरिएंटल, पुराना वाला ग्रुप, और एक बन गया कांग्रेस आई, यानी कि इंदिरा गांधी।
ठीक है ना। और इस वाले चुनाव में कांग्रेस आई जो थी वो जीत के सामने आ जाते हैं और देश के अंदर इंदिरा गांधी एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर पहली बार देखने को मिलती है। और कांग्रेस ओ वाला जो ग्रुप था पूर्ण रूप से खत्म, गया, टाटा बाय बाय, ये हाल हो जाता है कांग्रेस ओ वालों का। क्लियर है मेरी बात। खैर अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे कुबा कुले की नीति अपना ली, दूसरा अपॉइंटमेंट अपने अकॉर्डिंगली कर रही है, तीसरा डेली राउंड लगाने चल देती है सिटी के अंदर, ठीक है ना। तो ये दो तीन कारण ऐसे थे जिसकी वजह से जो ग्रुप था चालीसा का, दल चालीसा का, वो जो था वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था किससे, रजिया सुल्तान से। और वो चाह रहे थे कि इसको कैसे भी करके यहां से हटाया जाए। लेकिन हुआ क्या, आप हटाओगे कैसे, आपका ही एक ग्रुप ही तो नाराज है, लेकिन एक ग्रुप तो बहुत खुश है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, काम कर रही है, उसका भी तो अपना ग्रुप बनेगा ना, सारा ग्रुप आपका ही कोई रहेगा, है ना। तो ये भी एक कहानी निकल के सामने आ रही है। तो उसी टाइम पे रजिया कुछ अपॉइंटमेंट करती है, ये पद थे जो उसने अपने अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट जिनको दिए, ठीक है ना। अब बठिंडा का गवर्नर सूबेदार हो गया, इसको तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। आमिर आखुर का मतलब क्या है, आमिर शिकार का मतलब क्या है, आमिर हाजिब का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये डेजिग्नेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आमिर आखुर का मतलब है हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट, अस्त्र बल का प्रधान, अस्त्र बल यानी कि हॉर्स डिपार्टमेंट, कौन से घोड़े ठीक हैं, कौन से रहेंगे, कौन से बैटल में जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। आमिर हाजिब होता था पर्सनल असिस्टेंट, कि सुल्तान से कौन मिल सकता है कौन नहीं मिलेगा उसका फैसला कौन करेगा, आमिर हाजिब करेगा। क्लियर है। एक होता है आमिर शिकार, आमिर शिकार का मतलब ये होता है कि इसके फॉरेन मैटर्स, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री काइंड ऑफ, ठीक है ना, कि विदेशी जो मामले रहेंगे उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, उसका मामला सारी नॉलेज रखेगा आमिर शिकार, ठीक है। तो ये तीन चार पद हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हुआ क्या, कहानी समझना आप पूरी की पूरी। अल्तुनिया तक तो चलो ठीक है, उसने अल्तुनिया को बना दिया, यहां तक कोई विवाद किसी का कुछ खास था नहीं, है ना। हुआ क्या, उसने जब आमिर आखुर याकुत को बना दिया, याकुत को बनाने का मतलब ये मान लो आप कि याकुत जो था ही वॉज अ निग्रो मुस्लिम, ही वॉज बट निग्रो मुस्लिम, निग्रो मुस्लिम यानी कि कन्वर्टेड, यानी कि कन्वर्टेड, ठीक है। ये एक निग्रो था, जैसे निग्रो लोग होते हैं ये वैसे था, और ये कन्वर्टेड मुस्लिम था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये जो मुस्लिम ग्रुप था, जो दल चालीसा था या जो, हाँ, या जो तुर्कने चहलगिन वाला जो ग्रुप था, ये लोग इसको मंजूरी नहीं दे पा रहे थे अपने अंदर से कि यार एक निग्रो कन्वर्टेड मुस्लिम इतने बड़े पद पे इसने अपॉइंट कर लिया। फिर दूसरी बात, हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट है, अब सुल्तान कहीं भी जाए अगर राउंड पे तो घोड़े पे बैठ के जाएगी, सुल्तान की हाइट कम घोड़े की हाइट ज्यादा, तो ये उसको लिफ्ट करता था, हर बार उसको उठाता था, उसको सपोर्ट देता था घोड़े पे बैठने के लिए, उतरते टाइम भी और चढ़ाते टाइम भी। क्लियर है यहां तक की बात। जिसकी वजह से क्या हुआ कि तुर्कन चहलगिनी के लोगों ने याकुत और रजिया के बीच में अवैध संबंधों की जो बात थी वो समाज के अंदर फैला दी। हमारे समाज का दुर्भाग्य है, चाहे वो रजिया का जमाना रहा हो चाहे वो आज का जमाना रहा हो, समस्या समाज की सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे यही निकल के आती है कि यदि किसी फीमेल को टारगेट करना हो, किसी भी चीज को लेके इशू कोई भी हो, लेकिन जब उस फीमेल को टारगेट करना होता है तो आज का समाज भी वही काम करता है, पहले का समाज भी वही काम करता था कि उस फीमेल के कैरेक्टर को पॉइंट आउट करने स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ये चीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि आप किसी भी फीमेल को कुछ भी आप इंसल्ट करना चाहते हो या उसको नीचे दिखाना चाहते हो या उसको आप पीछे रखना चाहते हो अपने आप से, तो हमेशा फीमेल का एक क्या ड्रॉबैक लेके आएंगे कि करेक्टर इसका ऐसा है। अब मैक्सिमम आप डिवोर्स केस देख लो इंडिया के अंदर, कि जब डिवोर्स केस जो भी फाइल होते हैं उसमें क्या होता है कि लड़के की साइड से ही जाती हैं चीजें कि जी इसका करेक्टर ठीक नहीं है, और लड़की की साइड से आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज वगैरह मांग रहा है ना, ये सब चीजें चलती हैं। तो दोनों ही साइड इंडिया के अंदर ये चीजें चलती आ रही हैं, और ऐसा नहीं है आज से, पहले से। तो ये चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि जो याकुत है और रजिया है, इनका एक अफेयर का सिस्टम जो है वो समाज के अंदर फैला दिया जाता है वायदी तुर्कन चहलगिनी कि इन दोनों का तो अफेयर चल रहा है जी। क्लियर है मेरी बात। आमिर शिकार एक बहुत बड़ा पद है, ये बलबन को दे दिया, जबकि बलबन किसी बड़े पद के लिए तो मतलब इसको दे दिया था, लेकिन किसी बड़े घराने या किसी एक आमिर या तुर्की फैमिली से भी नहीं था, है ना। ये एक अलग ही कहानी थी, पता नहीं कहां से आया, उसको उठा के इसने एक पद दे दिया,
ठीक है ना। और इस पे भी कई लोग नाराज हो गए। अच्छा, नाराज दूसरे होने के पीछे कारण क्या था कि बलबन को जब ये पद दिया गया, ही वॉज द मेंबर ऑफ चालीसा, तुर्क ने चहलगिनी का ये मेंबर था, ठीक है ना। तो वही थ्री इडियट्स वाली बात याद आ जाती है कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, और अगर टॉप मार दे या फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। वही कहानी इसके यहाँ पे हुई कि चालीसा के लोग इसके नाराज इसलिए नहीं थे कि बलबन को एक बड़ा पद मिल गया है, नाराज इस बात पे थे कि बलबन उनके बीच में से गया और एक बड़े पद पर जाके बैठ गया। क्लियर है ना, ये कहानी थी। आमिर हाजिब जो पर्सनल असिस्टेंट था, ये पीए जो इसका था उसका नाम था एतगिन, और ये मुस्लिम कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली ये नीची जात का था, जिसको आज की डेट में एससी एसटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है यार वो पर्सनल असिस्टेंट है, अब एक छोटी कास्ट का व्यक्ति हमें बताएगा उलेमा को और आमिरों को कि हम सुल्तान से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, बात समझे। तो इस तरीके से इसके ऊपर ये जो 4 पद इसने दिए थे, इसकी वजह से समाज के अंदर बहुत ज्यादा जो एक कंट्रोवर्सी थी वो समाज सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो गई, और सभी जो लोग थे वो नाराज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो चाल थी काइंड ऑफ किसकी, चालीसा वालों की, वो यहाँ सक्सेस होना स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो अभी अगर आप लोग यहाँ तक की बात समझ गए हो तो आपको एक नाम और याद में दिला दूं, ये रजिया की बात चल रही है, ठीक है। रजिया के कंपटीशन में एक ही बंदा था विच इज नोन एज बहराम शाह, ठीक है। अब ये जो लोग नाराज थे वो सारे के सारे किसके साइड चले गए थे, बहराम शाह को सपोर्ट करने लगे थे। ऊपर से बहराम शाह की जो मदर थी, है ना, क्या नाम था, शाह तुर्कान, वो भी इन लोगों को यहाँ से सपोर्ट करवाना चाहते थे, भैया तुम मेरे बेटे को सपोर्ट करो, रजिया के ऊपर सपोर्ट हटाओ, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप था, जो बहराम शाह, शाह तुर्कान और जो चालीसा के जो मेंबर थे, जो रजिया के खिलाफ वाला जो ग्रुप था, ये सारा का सारा जो ग्रुप था ये अप्रोच करता है एतगिन को, अल्तुनिया को अप्रोच करता है, किसको, अल्तुनिया। अल्तुनिया कौन, गवर्नर ऑफ भटिंडा, भटिंडा का गवर्नर है, ठीक है। इसको अप्रोच करते हैं और बोलते हैं भाई तू ना भटिंडा में या पंजाब वाली साइड में बगावत कर दे इन कारणों से। कारण क्या बताए जाते हैं, ये कारण है, ठीक है, ये कारण है, इसके लिए तू क्या करते हैं वहां पे बगावत कर दे, ठीक है ना। तो अल्तुनिया क्या करता है कि खुद तो बगावत नहीं करता, लेकिन ये अपनी पब्लिक से बगावत करवा देता है कि भैया तुम लोग अपने सुल्तान रजिया के खिलाफ जो है वो सबके सब बगावत करो, और ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। बगावत हुई, रजिया को ये कहानी इतनी जल्दी समझ में आती, उससे पहले सारा गेम जो था वो प्लान हो चुका था। तो रजिया क्या करती है, रजिया अपनी टीम के साथ, ठीक है, अपनी टीम में सबको नहीं लेती, अपनी टीम में किसको ले लेती है, याकुत एंड आर्मी को लेके खुद अपनी इस टीम के साथ खुद चली जाती है भटिंडा या पंजाब में पब्लिक का जो दमन था, जो विद्रोह हो रहा था, उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि रजिया अपनी टीम जिसके अंदर याकूत भी होता है अपनी आर्मी को लेकर चली जाती है कहाँ, पंजाब में जो विरोध चल रहा था, जो विद्रोह चल रहा था, जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था पब्लिक के द्वारा रजिया के खिलाफ, उसको दबाने के लिए रजिया खुद अपनी आर्मी लेकर चली जाती है। रजिया की एक बड़ी गलती, इसको मान सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे रजिया यहाँ से दिल्ली छोड़ती है, दिल्ली के ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए थे, जो तुर्कन वाले थे, चैलगनी थे, आमिर थे, उलेमा थे, जितने भी ग्रुप थे, उन सब ने मिलकर बहराम शाह को बना दिया दिल्ली का अगला सुल्तान कि भाई तू सुल्तान है, जबकि सुल्तान अभी जिंदा है, मरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने मिलकर किसको सुल्तान बना दिया, बहराम शाह को। और जैसे ही रजिया पहुंचती है पंजाब, बठिंडा जाएगी पहले, भाई चल तू सपोर्ट कर और अपनी आर्मी ले, फिर चलेंगे पब्लिक से बात करेंगे, जो ज्यादा बोलेगा उसको मारा जाएगा, है ना। जैसे रजिया अल्तुनिया को अपना खास बंदा समझ के यहाँ पे जाती है, अल्तुनिया इसकी आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अंदर याकूत की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। याकूत को मार दिया जाता है और अल्तुनिया क्या करता है, रजिया को अरेस्ट कर लेता है और जेल में डाल देता है। क्लियर यहां तक की बात, ठीक है। रजिया को अरेस्ट करता है, जेल में डालता है और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ भटिंडा डिक्लेयर कर देता है, जिसका नाम है व्यक्ति का अल्तुनिया। और दिल्ली में कौन सुल्तान बन जाता है, इन बिटवीन दिल्ली का सुल्तान बन जाता है बहराम शाह। लेकिन इन सब के बीच में कमाल की बात यह है कि सुल्तान अभी जिंदा है, मरी नहीं है। क्लियर है मेरी बात यहां तक। खैर, अब बहराम शाह अपना वहां पे काम कर रहा है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अल्तुनिया अपना भटिंडा में आराम से मजे ले रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं। रजिया को जेल में डाल रखा है, रजिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी टाइम पे जब ये बीच बीच में रोज रजिया से मिलने जा रहा है जेल के अंदर, ठीक है ना, तो रजिया क्या करती है, मौके का फायदा उठा के एक दिन अल्तुनिया को शादी के लिए प्रपोज कर देती है ना। कहते क्या यार अल्तुनिया, तूने मेरे को अरेस्ट कर लिया, तू पहले बोलता, मैं तो तेरे को वैसे स्टार्टिंग से पसंद करती हूँ, तो एक बार बोलता तो सही।
ठीक है ना। अल्तुनिया बोलते हैं मैडम एक बार वापस से वाली लाइन रिपीट करो, पसंद करने वाली। तो रजिया बोलती है अरे यार तू मेरा पहले दिन से क्रश है, देख घर में तेरी फोटो लगा रखी है, और क्या तू यार बठिंडा का छोटी जगह पे अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर रहा है, तेरे साथ दिल्ली की सुल्तान है, ठीक है, और अगर ऐसी बात है तो तू मेरे से शादी कर, दोनों चलेंगे और दिल्ली पर अटैक करेंगे, बैराम शाह को वहां की गद्दी से हटाएंगे और दोनों मिलकर दिल्ली के ऊपर अपनी सत्ता वापस से स्टार्ट करेंगे। अल्तुनिया राजी, एक तो लड़की, ठीक है, दूसरा दिल्ली, दो दो चीजें मिल रही है जो उसको चाहिए था। अल्तुनिया तुरंत उसको जेल से बाहर निकालता है और उसे शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद दोनों का प्लान क्या था कि कूच करेंगे टूवर्ड्स दिल्ली, दिल्ली चलेंगे लड़ने के लिए, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली में जो बैठा हुआ है बैराम शाह, वो माना हमने बेवकूफ था, हो सकता है वो बहुत बड़ा डफर हो, लेकिन उसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं तुर्कले, चहनगली, आराम, आपका आमिर, आपके उलेमाज, जो टीम उसके साथ बैठी बड़ी माइंडेड थी, उनको पता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। और जब वहां पे घटना घटित हो रही थी बठिंडा के अंदर, तो उनकी नजर इस घटना के ऊपर थी कि कुछ गड़बड़ होगी। वही सब हुआ। तो जब ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं अटैक करने के लिए, ये लोग यानी कि अल्तुनिया विद हिज वाइफ, क्या नाम लिखोगे, रजिया, ठीक है। तो जब ये दिल्ली पर अटैक अटैक करने के लिए जाते हैं, दिल्ली इस बार पहले से तैयार थी, अटैक को काउंटर अटैक किया जाता है बहुत शानदार तरीके से, जिसके अंदर रजिया और अल्तुनिया हार जाते हैं, मरे नहीं है, हारे हैं, ठीक है ना। हारने के बाद ये लोग यहां से वापस जाते हैं टूवर्ड्स बठिंडा, कि चलो वहीं रुकेंगे, इस बार हार गए अगली बार वापस से आएंगे, ठीक है ना। ये जब बठिंडा जा रहे होते हैं तो रास्ते में हरियाणा, जो है हरियाणा, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है आज की डेट में, इसको कैथल बोलते हैं, कैथल, ठीक है। कैथल के पास कुछ लुटेरे, लुटेरे यानी कि वही गक्कर और खोखर, वही ट्राइब रहा करती जंगलों में, ठीक है, वही ट्राइब इनके ऊपर अटैक कर देती है और इनको लूटने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी हत्या कर देती है। पॉइंट क्या था मेरा कि रजिया की हत्या हो रही है, बीइंग अ सुल्तान रजिया को मारा जा रहा है, लेकिन रजिया की जो हत्या हो रही है वो किसी भी तरीके से युद्ध में नहीं हो रही है, वो उसको लूटने के चक्कर में उसकी हत्या कर दी जा रही है, ठीक है। समझे यहां तक की बात। क्लियर है यहां तक की बात कि रजिया, मैंने बोला था कि दिल्ली सल्तनत में कोई सुल्तान ऐसा नहीं होगा जो युद्ध के मैदान में मरे, एक ही होगा आखिरी वाला, भाई कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो रजिया भी, इस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं कि रजिया ने भी जो इंसिडेंट जो हुआ उसमें रजिया जो थी वो युद्ध के मैदान में नहीं मरी, वो वहां से वापस जा रही थी, ऊपर से अटैक हुआ जिसके अंदर रजिया और अल्तुनिया जैसे लोगों को मार दिया जाता है, और दिल्ली का बादशाह कौन बन जाता है फाइनली, बहराम शाह खुशी खुशी अपने दिल्ली को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है। 1239 में रजिया की डेथ हो जाती है।